हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग में हमने इसका जो चैप्टर 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जिसने भी नहीं देखा वो इसको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अंकेक्षण कार्यक्रम एवं प्रक्रिया, है ना। ऑडिट प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स, ये चैप्टर देखेंगे हम आज। और देखिए, ये जो ऑडिटिंग है ये आपके सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट में पूछा जाए या टीआरए। एक्चुअली क्या, अभी तो हम मैंने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा रहे हैं, परंतु अगर आपके कहीं भी ऑडिटिंग है तो वहाँ ये बिल्कुल समान रूप से उपयोगी रहेगा, इससे बाहर आपके नहीं जाएगा अगर आपके ये वाले टॉपिक्स हैं तो। ठीक है, तो आ जाइए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑडिटर ऑडिटर के द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बनाया गया लिखित कार्यक्रम। ठीक है, तो जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो क्या रिटर्न होता है या नॉन रिटर्न, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे पहली लाइन में मिल गया आपको कि वो लिखित कार्यक्रम होता है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, फिर आप सोचोगे यार ये कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। ये लिखित होता है, रिटर्न होता है, इसमें सारे कंसेप्ट लिख दिए जाते हैं कि कब हम इसको स्टार्ट करेंगे, कब इसको एंड करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा, क्या क्या इसमें हम मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ऑडिटर पहले ही मेंशन कर देता है। बस इसमें एक मेजर जो चीज़ है ना, ये क्या है, ऑडिट के अंदर एक तरीके से मैकेनाइजेशन कर देता है चीज़ों को, कि मतलब आप एक स्टेप के थ्रू फॉलो करेंगे, पर इससे क्या होता है, काम जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा मतलब गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या डायरेक्शन, क्या पाथ फॉलो करना है और किस तरीके से आप अपने गोल तक पहुँचेंगे। ठीक है, आ जाइए। अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित, स्पष्ट, लचीला, लोचशील मतलब लचीला, ठीक है, स्तंभाकार मतलब हॉरिजॉन्टल होगा, जिसमें अंकेक्षण कार्य की संपूर्ण रूपरेखा निर्धारित होगी, जैसे कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का कार्य किया जाएगा। ठीक है, कार्य प्रारंभ की तिथि इसमें मेंशन कर दी जाती है और समाप्ति की तिथि भी इसमें मेंशन कर दी जाती है। ये दोनों पॉइंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया ऑडिट प्रोग्राम में कार्य प्रारंभ की तिथि के साथ साथ कब तक हम इसे एंड कर देंगे, है ना, कार्य समाप्ति की तिथि भी इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इनको याद रख लेना है। ठीक है, हॉवर्ड के अनुसार, ठीक है, ये हॉवर्ड एक थिंकर थे, उनके अनुसार संस्था के वित्तीय विवरणों के विषय में राय की अभिव्यक्ति करने हेतु पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। और आर्थर डब्ल्यू होम्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अंकेक्षण कार्यक्रम जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति है। ठीक है, तो लोचदार मतलब जिसके अंदर क्या होता है, आप वेरिएशन कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, इस तरीके की योजनाबद्ध रीति है, योजनाबद्ध प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, आर्थर डब्ल्यू होम्स व स्टेटर, ठीक है, इन दोनों के वर्ड्स थे, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम की सहायता से अंकेक्षण स्टाफ, है ना, ऑडिट स्टाफ के मध्य कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि अनुमानित समय के भीतर कार्य को पूरा किया जा सके। कार्य का विभाजन अनुमानित अनुभव वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑडिट प्रोग्राम की। तो देखिए, पहली है अंकेक्षण कार्यक्रम स्वयं अंकेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। जो ऑडिटर है वही ऑडिट प्रोग्राम को तैयार करता है। ठीक है, जो उसको अपॉइंट कर रहा है वो तैयार नहीं करता, ऑडिटर स्वयं तैयार करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया ऑडिट प्रोग्राम को कौन तैयार करता है, तो ऑडिटर के द्वारा ऑडिटर इटसेल्फ प्रिपेयर इट्स ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित होना आवश्यक है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ लिया था कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, रिटर्न होता है, ताकि अंकेक्षक व संस्था के मध्य भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो तो ये ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जो जो पॉइंट्स लिखे हों उसके बेसिस पे आगे की रणनीति डिसाइड की जा सके, है ना। अगर कोई किसी पे केस भी करना चाहे, भाई तुमने ये काम नहीं किया, तो ऑडिटर बोल सकता है भाई देखो मैंने इसमें पहले ही मेंशन कर दिया था कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो आप मुझसे ज़बरदस्ती ये काम नहीं करा सकते। ठीक है, अंकेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अंकेक्षण स्टाफ, जो ऑडिट स्टाफ को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अंकेक्षण कार्यक्रम से प्रत्येक व्यवहार के प्रारंभ से अंत तक की जांच की जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर पहले ही सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं कि भाई ये काम तुम्हें करना है और वो काम नहीं करता तो फिर उसको क्या है, उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है उसके कार्य के लिए। अंकेक्षण कार्यक्रम लोचशील होना चाहिए। लोचशील मतलब उसके अंदर वेरिएशन, जैसे मान लीजिए अगर 2 दिन की छुट्टी आ गई और आपने क्या है ऑडिट चल रही है आपकी, ठीक है, और 2 दिन क्या है छुट्टी कैसे आ गई कि गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, तो ऑडिट प्रोग्राम को आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, उसमें लोचदार लानी पड़ेंगी चीज़ें।
आपको लग रहा है कि भैया अभी 2 दिन है ना काम नहीं करना है, या फिर है ना इसके अंदर कुछ और भी मेथड इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए, तो इस तरीके से वो लोचशील होना चाहिए, मतलब उस एडजस्टेबल होना चाहिए, कहने का मतलब यह, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार, जो भी परिस्थितियाँ उसके अनुसार परिवर्तित किया जा सके। अंकेशन कार्यक्रम स्पष्ट, लोचदार व सुस्पष्ट खंडों में विभाजित होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंकेशन कार्यक्रम में तिथि, हस्ताक्षर, राशि लिखने के लिए अलग अलग कॉलम होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भाई जहाँ पे साइन कर रहे हो उसी के नीचे साइन कर दे रहे हो, ठीक है, उसी के नीचे साइन, जहाँ साइन कर रहे हो उसी के नीचे डेट लिख दे रहे हो, ठीक है, वहीं पर आप अमाउंट डाल दे रहे हो, तो ऐसे नहीं, इनके अलग अलग कॉलम होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर मैकेनिज्म से सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अमाउंट का कॉलम है 50,000, डेट इस तारीख को उसने साइन कर दिया, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर, है ना, 50,000 रिसीव हुए, ठीक है, काम के पैसे भी तो लेगा ना ऑडिटर उसके लिए, ठीक है। अंकेशन कार्यक्रम प्रत्येक व्यवहार की जांच का सर्वोत्तम उपयुक्त साक्ष्य होगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जो ऑडिट प्रोग्राम है उसकी विषय वस्तु, उसमें क्या कंटेंट डाला जाएगा, क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, है ना। तो कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्रामिंग, पहला है कि कंपनी या संस्था का नाम, ठीक है, ये जरूर लिखना जरूरी है भैया। अब मान लीजिए कंपनी का नाम ही नहीं लिखना, आपने ऑडिट प्रोग्राम लिख लिया, कंपनी बोलेगी भाई ये तो हमारा ही नहीं, ये तो किसी और का है, ठीक है। तो इसलिए आपको कंपनी एंड संस्था का नाम लिखना पड़ेगा। दूसरा, कंपनी के कार्यों की प्रकृति। अब कंपनी ने बोला कि भाई, आपने बोला कि मैं तो रिलायंस की ऑडिटिंग करने जा रहा हूँ, भाई रिलायंस में तो 4 प्रकार की फर्म चल रही हैं, आप ऑयल एंड नेचुरल गैस का कर रहे हो, ठीक है, रिलायंस स्टोर का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, तो उसके कार्य की प्रकृति भी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चौथा, अंकेशन प्रारंभ करने व समाप्ति की तिथि, है ना, बिगिनिंग जो डेट है जिस दिन अंकेशन बिगिन करेंगे वो, और उसके बाद लास्ट डेट, ठीक है, बिगिन वाली डेट एंड लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट, इसको तो हटा देता हूँ, ठीक है। आ जाइए, बिगिनिंग और सब प्रारंभ और समाप्ति की जो तिथि है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी भी जाती है, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। आ जाइए, चौथा है अंकेशन कार्य के अनुमानित लगने वाला समय। अब देखो जो पीरियड है ना, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो कितने, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि 90 डेज में, 90 डेज़ के अंदर हम ये ऑडिटिंग कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। तो ये जो अंकेशन करने में जो अनुमानित समय लगेगा, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अंकेशन रिपोर्ट तैयार करना, अब ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है, ये ऑडिटर का ही काम होता है अंकेशन रिपोर्ट तैयार करना। और छठा पॉइंट हो जाएगा गत वर्ष, जो प्रीवियस ईयर के अंकेशन द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए निर्देश बिंदु भी यहाँ पर मेंशन करनी होती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना एग्जाम से पहले। और जी अब देखिए अंकेशन कार्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम्स भी कई प्रकार के होंगे, कैसे, पहला है जैसे फिक्स, जो फिक्स नेचर का होगा, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। दूसरा है लोचदार, जिसमें आप आगे चल के चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अंकेशन कार्य की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के ऑडिट प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, फिक्स, और दूसरा कौन सा हो गया, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। क्या है कि स्थायी अंकेशन, जो फिक्स ऑडिटर होता है, ऑडिट मतलब प्रोग्राम होता है, ऑडिट प्रोग्राम, उसकी तुलना में लोचदार अंकेशन कार्यक्रम ज़्यादा सुविधाजनक होता है। अब बताइए ज़्यादा सुविधाजनक क्यों होगा लोचदार, क्योंकि उसके अंदर आप है ना अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब जो रिजिड है, जो फिक्स है ना, वो तो उसी तरीके से करना पड़ेगा जो उसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा कौन सा माना जाता है, लोचदार अंकेशन को माना जाता है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। अंकेशन कार्यक्रम से सहायकों, जो भी असिस्टेंट्स होते हैं, वो व अंकेशक के मध्य कार्य का विभाजन किया जाता है, परंतु संस्था के प्रति अंतिम रूप से उत्तरदायी हमेशा कौन होगा, अंकेशक होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो अंकेशक को असिस्ट करने वाले असिस्टेंट्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिटर की होती है, क्योंकि ऑडिटर को ही अपॉइंट किया गया है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला भी एग्जाम में, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अंकेशन कार्य की सीमाएं, है ना, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पहली, अंकेशन कार्यक्रम से कार्य यंत्रवत, है ना, मैकेनाइजेशन हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। मतलब आप एक है ना फिक्स टाइम पीरियड, जैसे 9 बजे से लेके 12 बजे तक
फिर 1 बजे से लेके 6 बजे तक आप हिलेंगे नहीं और काम करते रहेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे, तो उसमें क्या है, कुछ भी न्यू इनोवेशंस नहीं कर सकते हैं, उसको एंजॉय नहीं करता है फिर आदमी, ठीक है। वो एक मैकेनिकल तरीके से करता है और ये काम क्या होता है, जटिल हो जाता है, फिर उसके अंदर है ना नीरसता, बोरियता भी आ जाती है, ठीक है। अंकेक्षण स्टाफ की पहल भावना समाप्त हो जाती है कि उसमें पार्टिसिपेशन वाली भावना है ना, जो उसके असिस्टेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा, अकुशल अंकेक्षण स्टाफ को पर्याप्त संरक्षण देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई अनस्किल्ड अंकेशक है तो उसको भी इसके अंदर क्या मिल जाएगा, संरक्षण मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा होता है, ठीक है। वह अपनी जिम्मेदारियों से बच जाता है या बचाव करता है, ठीक है। समय पर कार्यों की समाप्ति करने के उद्देश्य से कभी कभार संपूर्ण जाँच नहीं हो पाती है, और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब आपको टाइम पीरियड पता है कि भैया 90 डेज़ में ही करना है, तो और आपके पास में अभी मान लीजिए 50% ऑडिटिंग रह गई है और लास्ट के 6 दिन ही बचे हैं, ठीक है। अब आपको पता था 90, मान लीजिए आपको 90 दिन में तो कंप्लीट करनी थी और 50% वर्क अभी भी रह गया है, ठीक है, और लास्ट में 1 हफ्ता ही बचा है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में उल्टी सीधी ऑडिटिंग कर देंगे। तो ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है, लिमिटेशंस में आता है। कार्यों में नीरसता, बोरियत आ जाती है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। 5वां, अंकेक्षण के विरुद्ध लापरवाही, कर्तव्य भंग का अभियोग चलाया जा सकता है। आज यहाँ पर अंकेक्षण, अब देखिए स्टूडेंट्स, अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ, ठीक है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, लिमिटेशंस पढ़ी थी हमने, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम देखे थे, उसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या अभी एक थोड़ा सा जाना पड़ा था, तो इस चक्कर में अब मैं वापस आया हूँ। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, तो देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा अंकेक्षण को अपने स्टाफ कर्मचारियों में योग्यता अनुसार जो अंकेक्षण मतलब जो ऑडिटर है उसके जो सबॉर्डिनेट हैं, और वो जो सबॉर्डिनेट है वही तो रियली में ऑडिट करते हैं, जो ऑडिटर है वो तो उनको गाइड करता है, ठीक है। तो योग्यता अनुसार कार्य का क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो जिसकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसको कार्य पकड़ाया जा सकता है, जिससे ज़्यादा एफिशिएंटली ऑडिटिंग की जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें एडवांटेज में, अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक कार्य के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायित्व है ना, जो भी पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जा सकती है। जैसे जिसको जो काम पकड़ाया गया उसी हिसाब से उसकी लाइबिलिटी बनेगी, जो काम उसको दिया नहीं गया उसके लिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो उत्तरदायित्व का निर्धारण संभव हो पाता है। इसके द्वारा कार्य की प्रगति की जानकारी अंकेक्षण को मिलती रहती है, जिससे कार्य में क्या आती है, एक रूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी आती है। अतः पॉइंट नंबर 3 देखिए, भविष्य में न्यायालय के समक्ष इस बात के पुख्ता सबूत मिल पाते हैं कि अंकेक्षण वास्तव में निष्पादित हुआ था, ठीक है। तो ये भविष्य में ये भी पता चल जाता है कि रियली में इन्होंने मतलब उस फर्म की ऑडिटिंग की थी, जो ऑडिट प्रोग्राम है उससे पता चल जाएगा उस फर्म की ऑडिट करी थी, उसमें किन किन पॉइंटों का किन किन बातों का ध्यान रखा था। इससे कार्य सुव्यवस्थित हो जाता है और समय की बचत भी होती है। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसकी सहायता से अंकेक्षक अपने स्टाफ के कार्य का निरीक्षण रिव्यू कर सकता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर है अंकेक्षण के कार्य का प्रारंभ। अब जो अंकेक्षण ने ऑडिट प्रोग्राम बनाए हैं, फिर उसके बाद में अंकेक्षण अपने कार्य को किस तरीके से प्रारंभ करेगा। अंकेक्षण कार्यक्रम बना लेने के बाद अंकेक्षक अपने कार्य पर निम्न 2 प्रकार से आगे बढ़ता है। पहला क्या, नियोक्ता को निर्देश, अंकेक्षक निम्न विषयों पर नियोक्ता को निर्देश देगा। तो जो ऑडिटर है, ऑडिटर को जिसने अपॉइंट किया, जिस फर्म ने उसको अपॉइंट किया है अकाउंटेंट को, मतलब ऑडिटर को एज एन अकाउंटिंग के लिए, तो वो क्या करेगा, जो फर्म है उसको ये निर्देश देगा कि आप मुझे है ना ये पॉइंट्स अवेलेबल करवा के दें, जिससे मुझे ऑडिटिंग करने में आसानी रहे, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है अंकेक्षक कर्मचारियों को भेजेगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जो अंकेक्षक को जिसने अपॉइंट किया है उसको वो थोड़ा सा बताएगा कि आप मुझे ये चीज़ें अवेलेबल करवा के रेडी करके रखिए, हम यहाँ पर आकर ऑडिटिंग करेंगे। दूसरा, अपने जो स्टाफ है उसको डायरेक्ट भेज दे, भैया जाओ और ऑडिटिंग करना चालू करो, ठीक है। तो नियोक्ता को निर्देश, अंकेक्षक निम्न विषयों पर नियोक्ता को निर्देश देगा। कौन कौन से हैं, समस्त लेन देन, अभी तक जितने भी लेन देन हुए हैं उसके संबंध में प्रमाणक तैयार कर लिए जाएं, जो भी वाउचर्स हैं उनको रेडी रखा जाए, उन्हें लेखों के क्रमानुसार फाइल कर लिया जाए, जिससे क्या होगा, बहुत आसानी होगा और समय की बचत होगी ऑडिटिंग करने में, ठीक है। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों को जोड़ लगा लिया जाए, जितने भी प्राइमरी बुक्स हैं उनके भी जो घटाव जो भी करना है वो सब करके पहले से रखे जाएँ, ठीक है। खाता बही में खुले हुए समस्त खातों का शेष निकाल लिया जाए।
तलपट बनाकर उसमें अंतिम खाते तैयार कर लिए जाएं। देनदारों, लेनदारों, डूबत ऋण, जो भी बैड डेट्स हैं उसके संबंध में सूचियाँ बना ली जाएं। ठीक है, विनियोगों की एक सूची बना ली जाए। ठीक है, जो भी खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, उनकी क्या होगा, एक लिस्ट बना ली जाए। और अंतिम स्टॉक, गोडाउन में क्या फाइनल गुड्स बचे हैं, अंतिम स्टॉक की सूची बना ली जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये आसानी से मिलान कर सकेंगे कि कितना परचेज हुआ, कितना यूज़ हुआ, कंजप्शन हुआ, कितना सेल हुआ और कितना फाइनली गुड्स बचा है। ये सब चीज़ें जब जल्दी होंगी तो ऑडिटर का भी काम क्या आसान हो जाएगा, और नियोक्ता जिसने उसे अपॉइंट किया उसको भी ऑडिटर को ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको भी आसानी रहेगी कि भैया उसको फाइनल रिपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाएगी। वर्ष के अंत में एक प्रारंभ के समायोजन की सूची बनाई जाए, प्रबंधकों के नाम, पते आदि की सूची बनाई जाए। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अंकेशन कर्मचारियों को भेजना। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, जिसने उसे अपॉइंट किया है उसको वो गाइडलाइंस देगा कि भाई मुझे ये पॉइंट अवेलेबल कराए जाए, या डायरेक्टली क्या होगा, अंकेशन अपने कर्मचारियों को वहाँ पे भेज देगा, भैया तुम जाओ और ऑडिटिंग करना चालू करो। तो अब अंकेशक अपना कार्य ऑडिट क्लर्कों की सहायता से करते हैं। जो ऑडिट करने वाले क्लर्क होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनकी सहायता से अंकेशन ऑडिटर करता है ऑडिटिंग। ठीक है, इसमें यह योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कार्य का वितरण कर देता है। अंकेशक इन क्लर्कों को नियोक्ता के यहाँ भेजता है, जो अंकेशन कार्यक्रम के आधार पर अपने कार्य प्रारंभ करते हैं। इन क्लर्कों में दो श्रेणियां होती हैं, एक तो होते हैं वरिष्ठ क्लर्क, है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना यूडीसी, और ये बोलते हैं कनिष्ठ एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क बोला जाता है। ठीक है, एलडीसी को, और यूडीसी होता है अपर डिवीज़न क्लर्क। ठीक है, यूडीसी और एलडीसी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, एल है ना, एलडीसी। तो ये हो गया वरिष्ठ क्लर्क हो गए, कनिष्ठ क्लर्क हो गए, एलडीसी जिन्होंने बोला था लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, अब कनिष्ठ क्लर्क वरिष्ठ की देखरेख में कार्य करते हैं, जबकि वरिष्ठ स्वयं अंकेशक की देखरेख में कार्य करते हैं। अंकेशक कार्य के पूरे समय तक नियोक्ता के यहाँ नहीं रहता, वह समय समय पर आकर मतलब आता जाता रहता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है, गाइडलाइन देना कि भाई ये जो ऑडिटिंग कर रहे हो इस तरीके से करो। मेन ऑडिटिंग का कार्य कौन करते हैं, यूडीसी और एलडीसी करते हैं, मतलब वरिष्ठ क्लर्क और जो सबऑर्डिनेट्स क्लर्क हैं वो करते हैं। ठीक है, अंकेशक कार्य के पूरे समय नियोक्ता के यहाँ नहीं रहता और समय समय पर जाकर अपने कर्मचारियों के कार्य की प्रगति देखता रहता है और उनको मार्गदर्शित करता रहता है। अजय नेक्स्ट चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देखते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड है चैप्टर 2 में। तो अंकेशक कार्यक्रम में अंकेशन कार्य का वितरण करते समय कार्यों की प्रगति पर अपने सहायकों की योग्यता, वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। जब भी उनको वर्क डेजिग्नेट किया जाएगा, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि भैया जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं किसको कितना एक्सपीरियंस है, कितना काम करने का उसको अनुभव है, ठीक है, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे उसको काम का डिवीज़न किया जाएगा। अंकेशक का कार्य चाहे स्वयं अंकेशक के द्वारा किया जाए या अंकेशक सहायकों के द्वारा अन्वेषण के प्रति अंतिम रूप में उत्तरदायी स्वयं अंकेशक ही रहेगा। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि चाहे ऑडिटिंग उसके क्लर्क करें या वो खुद करें, तो सारी लाइबिलिटी किसकी होती है, ऑडिटर की होती है। फाइनल ऑडिट वो जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, स्वयं अंकेशक की ही होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। अंकेशक कार्य प्रपत्रों पर अंकेशक का अधिकार होगा, ना कि व्यवसाय के स्वामी का। ठीक है, तो कौन से केस में कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। IP स्विच मिल्स वर्सेस डिलन केस में ये कहा गया था कि अंकेशक के जो कार्य प्रपत्र हैं, वर्क पेपर्स हैं, ठीक है, उस पर किसके राइट्स होते हैं, उस पर ऑडिटर के ही राइट होते हैं। ठीक है, ऑडिटर के राइट, ठीक है, ऑडिटर के राइट होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अंकेशन कार्य प्रपत्र ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ठीक है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स कार्य प्रपत्र स्वयं अंकेशन की लिखित निजी संपत्ति होती है। ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की। वह इन प्रपत्रों को संस्था को दे या नहीं दे, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संस्था जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसको अपॉइंट किया वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है कि वो उसको दे या नहीं दे। ठीक है, अंकेशन कार्य प्रपत्रों को संरक्षित रखने से संबंधित किसी निश्चित अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने संबंधित वित्तीय वर्ष से तुरंत पूर्व के 8 वित्तीय वर्षों की लेखा पुस्तकें व प्रमाणकों को संरक्षित रखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो वो अपने मतलब 8 वर्षों तक उन पेपर को संभाल के रखना इंपॉर्टेंट है ना। तो पूर्ववर्ती कितने, 8 ईयर्स, ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सालों तक
एक ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स को संभाल के रखता है। तो कितने वर्ष तक होता है? 8 वर्षों तक। ठीक है। कंपनीज एक्ट कौन सी? धारा 128 के तहत, आर्टिकल 128 कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। 2013 में कौन सा? आर्टिकल 128 याद रखना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो कैसे पास होते हैं, वो ऐसे ही पास होते हैं। ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर अंकेशन कार्य प्रपत्र एक है ना, स्थायी अंकेशन फाइल और चालू अंकेशन फाइल। स्थायी होती है फिक्स अंकेशन फाइल, चालू होती है करंट ऑडिटिंग फाइल्स। स्थायी अंकेशन फाइल में संस्था के पार्षद, सीमा, नियम व अंतर नियम से संबंधित प्रपत्र, पिछले वित्त वर्ष के आकांक्षित वित्तीय विवरण व संस्था से संबंधित नियमों व उपनियमों के प्रपत्र व चालू अंकेशन फाइल में वर्तमान अंकेशित होने वाली वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रपत्र, अंकेशन कार्यक्रम, अंकेशन नोट बुक आदि शामिल होंगे। ठीक है। अंकेशन कार्य प्रणाली 3 प्रकार से होती है: विस्तृत एवं गहन जांच, नैतिक जांच और नमूना जांच। ठीक है। तो अंकेशन की जो कार्य प्रणाली होती है वो 3 तरीके से करता है। एक तो होता है विस्तृत जांच। ठीक है। ये जो विस्तृत जांच होती है इसको बोलते हैं डिटेल चेक। इसमें क्या होता है, एक एक जो ट्रांजैक्शंस है उसको डिटेल चेक किया जाता है कि वाकई में ये ट्रांजैक्शन सही है गलत है ना। लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की गहन जांच करना, अर्थात प्रत्येक व्यवहार की जांच करना डिटेल चेक कहलाता है। इसे हिंदी में विस्तृत जांच कहते हैं। ठीक है। दूसरी हो गई नैतिक जांच। अब देखो रूटीन चेक। रूटीन चेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हो तो प्रिंसिपल का एक रूटीन होता है कि वो कभी भी आके चेक कर लेती है, तो वो नैतिक जांच हो गई, रूटीन चेक है ना। प्रारंभिक लेखे पुस्तकों की गई प्रविष्टियाँ, खाता भाइयों की गणितीय शुद्धता। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो प्राइमरी हमारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनमें जो प्रविष्टियाँ की गई हैं, जो ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं, उनकी खाता भाइयों की गणितीय शुद्धता की जाँच नैतिक जाँच कहलाती है ना। तो इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल एरर्स, जो मैथमेटिकल जो शुद्धता है, ठीक है, शुद्धता को प्योरिटी बोलेंगे। मैथमेटिकल मतलब आपने कोई माइनस प्लस इनकी गलती नहीं करी है। ठीक है। आपने जो भी जोड़ घटाव करा है, फॉर्मूलाज लगाए वो बिल्कुल शुद्ध लगाएं। गणितीय शुद्धता याद रखना। रूटीन चेक में खाता भाइयों की गणितीय शुद्धता पे फोकस दिया गया है ना, मैथमेटिकल प्योरिटी पे ध्यान दिया गया है। ठीक है। कि जांच नैतिक जांच कहलाती है। नैतिक जांच साधारणतः संस्था के कर्मचारियों के द्वारा किया जाने वाला एक अत्यंत सरल कार्य है। ठीक है। नैतिक जांच निम्नलिखित बिंदु की जांच की सम्मिलित की जाती है। पहला हो गया इसमें प्रारंभिक लेखे पुस्तकों के जोड़ लगाना व उन्हें अलग पृष्ठ पर ले जाने से संबंधित कार्यों की जांच करना है। ठीक है। पहले यहाँ पे जोड़ लगा रहे हैं, फिर दूसरे पृष्ठ पे लेके जा रहे हैं, तो आप सही लेके गए हैं, गलत लेके गए हैं, इसकी जाँच की जाती है। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रारंभिक लेखे पुस्तकों से खाता भाई में की गई खतौनी व उसके शेष निकालने की जांच है। और तीसरा इन शेषों को आगे अंतिम खातों में हस्तांतरित करने से संबंधित जांच है। तो रूटीन चेक में कौन कौन सी जांच हो रही है, देखो एक तो होता है जो जोड़ लगाने वाला। ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस करते हैं। खाता भाई में जो प्राइमरी बुक्स हैं उसके में खतौनी व उसके शेष निकालने से रिलेटेड है। और तीसरा है अंतिम खातों के हस्तांतरण से है, जो फाइनल बुक्स बनाएंगे है ना, तो उनके शेष को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है। नैतिक जांच का कार्य साधारण व यंत्रवत है ना, मैथमेटिकल होने के कारण मैकेनाइज है ना। यंत्रवत का मतलब होता है मैकेनाइज बोल लीजिए, जिसमें मैथमेटिक मतलब यानी मशीन की तरह कार्य करने वाला। ठीक है। इसमें रुचि नहीं लेते हैं तथा इन जांच में सैद्धांतिक व पूरक अशुद्धियों को रोकना मुमकिन है। ठीक है। अगर कोई प्रिंसिपल एरर हुए हैं और कोई इसमें कोई मतलब यानी इम्प्योरिटी रह गई है, ठीक है, अशुद्धियाँ आ गई हैं, तो उनकी भी इनमें करेक्शन किए जा सकते हैं नैतिक जांच में। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कौन इनमें से कौन सी जांच में सैद्धांतिक व पूरक अशुद्धियों को रोक पाना मुमकिन हो पाता है, तो वो कौन सी जांच हो गई, नैतिक जांच हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। आ जाइए तीसरी पे चलते हैं, टेस्ट चेक। अब देखिए टेस्ट चेक क्या होता है। टेस्ट चेक ये होता है कि आपने क्या है पूरे ट्रांजैक्शन की चेक नहीं करते, बस आप एक पर्टिकुलर किसी भी एक ट्रांजैक्शन की चेक कर लेते हैं। अगर वो सही है तो ये एग्जाम्पशन ले लिया जाता है कि सारे ट्रांजैक्शन सही होंगे। ठीक है। प्रत्येक लेन देन की जांच न करके समग्र में से कुछ मदों की जांच करने को सही प्रतिनिधित्व कहते हैं। नमूना या परीक्षण अंकेशन का कार्य व समय बचत करता है, लेकिन अंकेशक ऑडिटर का उत्तरदायित्व कम नहीं होता है। ठीक है। टेस्ट चेक करने से या फिर सैंपल चेकिंग करने से ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ कम नहीं होती है, उसकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। तब भी उसके लिए पूरा ही उतना ही जिम्मेदार रहेगा वो। अगर वो पूरी जाँच करेगा तो भी उतना ही जिम्मेदार है, टेस्ट चेक करेगा तब भी उतना ही जिम्मेदार है। ठीक है। यदि अंकेशक को पूर्ण विश्वास हो जाए कि
संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक है, विद्यमान है, तो उसे परीक्षा जांच का उपयोग लेना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, पर इसके लिए क्या होगा, आंतरिक जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है किसी भी संस्था का, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, इसके पहले पता कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर मीक के अनुसार परीक्षा एवं परीक्षण जाँच से तात्पर्य समान प्रकार के बड़े लेन देनों में से कुछ लेन देनों को चुनकर उनका जांच करने से है। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट AAS हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें AAS 6 ऐसे 400 जोखिम निर्धारण व आंतरिक नियंत्रण, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। AAS 20 हो गया, ऐसे 310 था। ठीक है, व्यवसाय के संबंध में जानकारी, नॉलेज ऑफ द बिजनेस की बात कर रहा है। AAS 8 बात कर रहा है, ऐसे 300 अंकेशक, नियोजक, ऑडिट, प्लानिंग की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब ये क्या होगा, अपने ये तो कंप्लीट हो गए हैं, अब जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एक ही लेक्चर का था, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये उसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बस इतना ही था। तो लेखा परीक्षण ऑडिट नोटबुक है, बताइए इनमें से क्या है। एक अंकेशक की व्यक्तिगत नोटबुक है, अंकेशक द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड है। ये देखिए, IAS प्री 2005 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें तो देखो अपने कंसेप्ट इंप्रूव करने हैं, चाहे कहीं भी पूछा गया हो क्वेश्चन। ठीक है, तो पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेखा परीक्षा ऑडिट नोटबुक इनमें से क्या है। एक अंकेशक की व्यक्तिगत नोटबुक है, अंकेशक द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड है, उन महत्वपूर्ण विषयों तथा पूछताछ का रिकॉर्ड है जो एक अंकेशक ने अपने ग्राहक को विचारार्थ भेजने हैं, या लेखा पुस्तकों के अंकेषण के दौरान पकड़ी गई त्रुटियों तथा अशुद्धियों का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं जाते जाते। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए नैतिक जाँच का उद्देश्य होता है। ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो नैतिक जांच का उद्देश्य क्या होता है, सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना, गणितीय अशुद्धियों का पता लगाना, दोहराव की अशुद्धियों का पता लगाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।